हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। तो आज का जो वीडियो है वो पर्यावरण शिक्षा एनवायरनमेंट स्टडीज़ पे है। और एनवायरनमेंट स्टडीज़ की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर रहेंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स मिले हैं कि सर क्लासेस को रेगुलर कीजिए गया। ठीक है, तो क्लासेस जो है रेगुलर ही रहेंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एनवायरनमेंट की जो सारा का सारा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे वो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो उस वीडियो को भी आप मतलब बता सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो भी आपको मतलब बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने से ये रहता है कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी पीडीएफ, कोई भी मतलब मटेरियल जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड रहता है तो आपको वहाँ पे वो मिलता जाता है। ठीक है, और जो हम तैयारी कर रही हैं, जो क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक है, समझ लीजिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये तीनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप लोग जो वीडियो हैं वो तीनों की मतलब एग्जाम्स की दृष्टि से देखिए। ठीक है, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, ये मत सोचिए कि यूपी टेट का ही है। तो इसीलिए ना यूपी टेट और ना सी टेट, ये तीनों के लिए है। ओके, तो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हैं आपके 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च और 22 अप्रैल। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए, आंसर्स बताने आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने मन में आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है ना, आपको प्रैक्टिस करवाना है। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको मन में उसका आंसर सोचना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड आप सोच करके उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, ये जो सूर्य की किरणें आती हैं ना, ये पराबैंगनी किरणें होती हैं। ओके, तो इनमें जो अल्ट्रा रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, ठीक है, जिनसे कि मतलब हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचता है, तो वही जो ओजोन छिद्र, जो ओजोन परत है, वो ओजोन जो है, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं जो कि हमारे बॉडी को नुकसान देती हैं, वो सूंघ लेता है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए ओजोन दिवस हम मनाते हैं। ओजोन मतलब इस टाइम जैसे कि ओजोन क्षण जो है वो साउथ पोल है, मतलब जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, इसका जो साउथ पोल है, यहाँ पे ओजोन जो क्षरण है, मतलब ओजोन का जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा साउथ पोल पे हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ पोल पे नुकसान होता है। तो ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि ओजोन संरक्षण, मतलब ओजोन का संरक्षण कर सके, क्योंकि अगर ओजोन खत्म हो जाएगा ना, ओजोन परत, तो ये मान के चलिए कि हम लोगों का जीवन भी एक तरीके से खत्म हो जाएगा। हम लोग धूप में निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों को ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिनको ओजोन जो जो ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे बचना रहेगा। ठीक है, तो ओजोन दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? ठीक है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, उत्पादक उपभोक्ता समझ रहे हैं? उत्पादक वो होता है जो मतलब चीज़ें उत्पादन करता है, जो चीज़ें लेके आता है, जो चीज़ें बनाता है, उसको उत्पादक कहते हैं। और उपभोक्ता कहते हैं जो उपभोग करता है, उसका यूज करता है। ठीक है, तो उत्पादक और उपभोक्ता थर्ड ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, और चौथा ऑप्शन है अपघटनकर्ता। ठीक है, जो मतलब चीज़ों को नष्ट करते हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म करते हैं, उसको अपघटनकर्ता कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो किस मतलब जगह पे होते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मतलब सबसे पहले मतलब उनको वो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, मतलब उनको सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्राफ एक होता है, मैं ग्राफ आपको समझाऊंगा, ऐसे करके ग्राफ होता है, इसमें बहुत सारा चीज़ें रहती हैं, कई सारी लेयर्स रहती हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वो आपके लिए, मतलब आपके लिए मैं प्रॉपर वो चीज़ वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर कर सकूँ। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र जानते हैं क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र नहीं जानते हैं? बताइए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। बहुत लोग जानते हैं, वैसे बहुत ईजी है। मतलब देखो, जीवों की वो जगह, मतलब जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं की एक वो जगह जहाँ पे मतलब जिस जगह पे वो निवास करते हैं, मतलब जैसे कि एक समूह जीव जंतु का, ठीक है, वो जहाँ पे वो निवास करते हैं, जैसे कि एक तालाब मान लीजिए। ठीक है, तालाब में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मतलब जो चीज़ें होती हैं ना, तो तालाब में जो जीव जंतु होते हैं, तो एक तरीके मान सकते हैं कि वो एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है,
और पारिस्थितिकी तंत्र एक तालाब से लेकर के एक छोटी सी कुएं या बावड़ी से लेकर के एक बहुत बड़े समुद्र तक भी हो सकता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक विशेष जगह होती है, तालाब, कुआं, बावड़ी, इस तरीके से समुद्र, ठीक है, नदी, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। और इनमें लिखा कह रहा है कि तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो तत्व हैं उनके चक्रण को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र और भू रासायनिक चक्र। रासायनिक चक्र थोड़ा सा एक मतलब ये रहता है कि सर्किल रहता है, जैसे कि चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे फिर कोई मतलब जंतु है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये हुआ, तो इस तरीके से ये मतलब यहाँ पे ये रहता है, मतलब एक सर्किल रहता है। ठीक है, तो रासायनिक चक्र वही होता है, मैं अलग से समझा दूंगा। ठीक है, मैं पॉइंट जो टॉपिक्स हैं, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 123 का। यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैव भू रासायनिक जो चक्र है, ये क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चक्रण को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, मतलब जो न्यूनतम सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो मतलब फैलाता है, सबसे कम पर्यावरण पोल्यूशन कौन करता है, सबसे कम पर्यावरण मतलब न्यूनतम पर्यावरण जो पोल्यूशन होता है कौन उत्पादन करता है। ऑप्शन हैं आपके डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोयला। सबसे कम जो है पोल्यूशन, सबसे पहले कम जो है पोल्यूशन, सबसे कम पोल्यूशन किससे निकलता है, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से है जो है मतलब सबसे कम जो है पोल्यूशन निकलता है। तो इसलिए देखिए जो आपका ये गैस वैस का बनाते हैं ना, इसमें भी हाइड्रोजन होती है। ठीक है, इससे सबसे कम जो है पोल्यूशन निकलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। मतलब संकटग्रस्त का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो रेड लिस्ट में होता है, जो आयुषियन की रेड लिस्ट मैंने आपको बताया था ना, कि जो रेड लिस्ट होती है वो आयुषियन के द्वारा मतलब बनाई गई है। आयुषियन एक कह सकते हो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो उसके द्वारा एक रेड लिस्ट बनाई गई जिसमें होता है कि जो मतलब जंतु हैं वो लुप्त होने वाले हैं या उनका बहुत ज़्यादा अवैध मतलब शिकार हो रहा है, तो इसीलिए एक संकटाग्रस्त जो जंतु हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। तो उसमें एक दैत्याकार पांडा भी पाया जाता है। तो पांडा कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे इनका ये कहना है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राज़ील में। ऑप्शन है आपके, बताइए। 195 राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, चीन में। चीन में जो है दैत्याकार पांडा भालू और मतलब ये पाए जाते हैं। और ये जो क्या है, ये मतलब बिल्ली की शक्ल के होते हैं। जो भालू है ना, ये बिल्ली की शक्ल का होता है। ठीक है, और ये चीन के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि आपने ये चीन देखा है, मतलब यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे करके चीन है। ठीक है, तो अगर ये चीन की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम मतलब इधर साइड में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही आएंगे जो किसी और के एग्जाम में आए हुए होंगे, सिंपल सी बात है। तो क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है ज़्यादा सॉल्व करें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़्यादा सॉल्व करें, समझ रहे हैं। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता भी हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप छोड़िए मत, सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, हो सके तो एक टॉपिक जो आप है अलग से वो भले मतलब पढ़ना छोड़ दीजिए, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मत छोड़िए। आपको वहीं से क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही मिल जाएंगे। ऑप्शंस आपके इसमें देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड। बताइए 126 राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मिथाइल आइसोसाइनाइडेट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये मतलब यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, मतलब एक गैस का जो है मतलब रिसाव हो गया था, गैस लीक हो गई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब मारे जा चुके, हज़ारों में लोगों की मतलब मृत्यु हो गई थी। ओके, तो भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश में क्रिसमस का जो त्यौहार है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब आपको मैं ज्योग्राफी के जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं मैं आपको तैयार करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे। अभी तुम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हमको ये पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, बताइए किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। जापान। देखिए, गर्मी कहाँ पे होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये ग्लोब है पूरा। ठीक है, हम लोग ये आपसे इक्वेटर निकली बीच में, हम लोग कहाँ पे, हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा ऊपर है इसके, सॉरी थोड़ा सा हम क्या हैं इसके ऊपर हैं। देखिए हम फिर समझाते हैं, ये ग्लोब है, ये निकली है इक्वेटर, हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा भारत है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका, ये यहाँ पे अफ्रीका है।
ठीक है। और अफ्रीका यहाँ पे, चाइना यहाँ पे है, रशिया ऊपर है, अमेरिका यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका यहाँ पे नीचे है। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा एक शॉर्ट मैप हो गया। जापान आपका यहाँ मिल जाएगा, जहाँ पे इसमें जो दिए हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका ऊपर है। ठीक, तो अब बताइए कि किस देश में गर्मी के त्यौहार में मतलब क्रिसमस मनाया जाता है? जापान में। तो जापान में देखो, जब भारत में ठंड में मनाया जाता है ना, तो भारत तो ऊपर है, तो जब भारत में ठंड में मनाया जाता है तो जापान में भी ठंड में मनाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जापान नहीं होगा। ओके। अमेरिका में, अब जब भारत ऊपर है और जापान ऊपर है तो अमेरिका भी ऊपर ही है यहाँ पे। तो ऊपर का, जब भारत में जब ठंड में मनाया जाता है क्रिसमस, तो सिंपल सी बात है अमेरिका भी ऊपर है, जापान भी ऊपर है, तो सिंपल सी बात क्या है, मतलब अमेरिका में भी ठंड में त्यौहार मनाया जाता है क्रिसमस का। तो कौन सा एक ऐसा देश बच रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो जब ऊपर ठंड होती है तब नीचे गर्मी होती है, और जब नीचे ठंड होती है तो ऊपर गर्मी होती है। ठीक है, ये पूरा मतलब चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी हमारी वो गोल गोल घूमती है और सन जो है एक जगह पे स्थिर है। ठीक है, और पृथ्वी जो 23.5 अंश जो है अपनी जगह पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। इन चीज़ों को याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर बता रहा हूँ कि मतलब पृथ्वी कितने से झुकी हुई है? 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है अपने अक्ष पे। ठीक है, और किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य एक अपनी नियत जगह पे है, लेकिन जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे बताइए? ऑप्शन हैं आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। कहाँ पे है? हाँ जी, गुजरात में है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, गुजरात। मैंने ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि गा से गिरना और गा से गुजरात। अगर गिर वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाए तो गा से गिरना और गा से गुजरात, मतलब समझ रहे हो ना, ट्रिक से याद कर सकते हो इसको। तो गुजरात में क्या है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी इसका, हाँ इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बताइए मतलब किस जीव का संरक्षण करता है? एशियाई शेर। ठीक है, यहाँ पे शेर का ऑप्शन है, सिर्फ यहाँ पे तो शेर का करेंगे। भारत में मतलब एकमात्र एक ऐसी जगह है ये, जहाँ पे एशियाई शेरों का जो है यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकमात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे एशियाई शेरों का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपको मिले आपकी यूपीटेट या सीटेट एग्जाम में। ठीक है, और सुपरटेट में तो मैं कह भी सकता हूँ कि हो सकता है डिट्टो एकदम बिल्कुल ऐसा आ जाए। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। बताइए। 129 ध्वनि प्रदूषण से है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से है इसका संबंध ग्रीन मफलर का। अगर आप ग्रीन मफलर पहन के जाते हैं, इसका ट्रिक कैसे है कि आप ग्रीन मफलर पहन के जाते हैं तो किसके लिए पहन के जाते हैं? क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा आवाज़ ना जाए। ठीक, आप ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट से, तो आपने क्या किया? ग्रीन मफलर मतलब अपने कानों में टाइटली बांध लिया। ठीक है, जिससे कि आपको आवाज़ें न सुनाई दें, तो क्योंकि प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीन मफलर किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। इसको आपने कानों में बांध लिया है, समझ रहे हैं? तो ट्रिक से इस तरीके से याद कर सकते हैं। ग्रीन मफलर जो है वो मतलब कानों पे बांधने के लिए है, ठंड के लिए नहीं, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए। समझ गए? तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ओके, और मतलब इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग मतलब पेड़ पौधे अगर ज़्यादा लगाएं तो जो पोल्यूशन है, मतलब जो एक तरीके से कह सकते हो कि मतलब जो पोल्यूशन है, ठीक है, जैसे कि जब आप रोड से जाते हैं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो एक तो होता है लाइट के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट ना करें, मतलब सामने वाले को ज़्यादा, इधर से जो आ रहा है सामने वाला बंदा, तो इधर से जो जा रहा है वो सामने वाले की जो इधर गाड़ी है उसको मतलब डायरेक्ट आंखों पे ना लगे। बीच में डिवाइडर भी रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक और भी रीज़न रहता है कि अगर हम किसी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं ज़्यादा अगर हम लगाते हैं ना, तो वहाँ पे देखो क्या रहता है, वहाँ पे देखो ध्वनि क्या है। थोड़ा सा साइंस अगर आप पढ़ते हैं, थोड़ा साइंस अगर आपने पढ़ी है, तो ध्वनि क्या है, मतलब अगर एक ध्वनि ये है कि मतलब अगर निर्वात में चली गई जो अवस्था, निर्वात क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ पे कोई जगह ना हो, एकदम बिल्कुल एकदम कुछ भी ना हो, पेड़ पौधे, मतलब कोई चीज़ रास्ते में टकरा ना रही हो, तो निर्वात की जगह वो होती है जहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लीन हो जगह। तो अगर हम कहीं पे कमरे के अंदर बोलें, ठीक है, तो कमरे के अंदर कोई मतलब ये रहता है, कमरा बंद रहता है, तो अगर हम बोलें और एक पाइप के थ्रू, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हो रही, तो धीरे धीरे हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि जब हम बोलेंगे तेज़,
ठीक है, मतलब हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए ग्रीन मफलर को, मतलब ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करेंगे, विक्षोभ पैदा करेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हो वहाँ पे आवाज़ टकराएगी, तो जब आवाज़ उसमें टकराएगी तो आवाज़ वहीं रह जाएगी। ठीक है, आवाज़ टकरा के थोड़ी बहुत जो है वापस चली जाएगी। तो आपके घर में अगर आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हैं ना, तो आपका अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है तो आवाज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पेड़ पौधे हमको मतलब लगाने चाहिए हर जगह पे, और कोशिश करें कि मतलब रोड के साइड में देखते हैं ना कि बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एक ये भी रहता है कि अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपका जो पोल्यूशन है, ध्वनि पोल्यूशन है, वो कम रहता है। ओके, वैसे भी पेड़ पौधे लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न निम्न में से कौन सा सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? आपके ऑप्शंस हैं लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 राइट आंसर। ठीक है, लाल सागर जो है वो क्या करता है, यूरोप को, लाल सागर जो है वो एशिया को क्या करता है, अफ्रीका से अलग करता है। ओके, और जो जो अरब सागर है, ठीक है, जो अरब सागर है वो क्या करता है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अरब सागर कहाँ पे है? ठीक है, अगर हम ये हमारा इंडिया मैप देख लेते हैं तो अरब सागर कहाँ पे है, अरब सी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ठीक है, अरब सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। लाल सागर भी क्या करता है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम काला सागर की बात करें, ठीक है, तो काला सागर जो है पूर्वी यूरोप को पश्चिमी एशिया से अलग करता है। पूर्वी यूरोप, देखिए अब आपका जो ये वर्ड है यहाँ पे, ये यूरोप है। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप को क्या करता है, एशिया से अलग करता है। इसको जो ये पूर्वी यूरोप है ना, इसको एशिया यहाँ पे इतना है, तो यहाँ पे इसको ये अलग करता है, इतना एशिया है सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो ये भूमध्य सागर बचा। तो भूमध्य सागर जो है वो क्या करता है, यूरोप से अलग करता है। देखिए आप जो मैप देखेंगे, मैप से आपको मैं मैप पढ़ाऊँगा, मैप में क्या रहता है कि मैप में आपने ये अफ्रीका देखा है। ठीक है, ये अफ्रीका यहाँ पे नीचे और मतलब बड़ा है काफ़ी, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। और यहाँ ऊपर क्या है, यूरोप है। ठीक है, तुर्की और जर्मनी, जापान, जर्मनी और क्या नाम ऊपर, ब्रिटेन, ब्रिटेन तो नहीं मतलब फ्रांस और पेरिस, ये सब चीज़ें हैं क्या हैं, ये यूरोप में आते हैं। ठीक है, तो यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, भूमध्य सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, नेचुरल जो मतलब वनस्पति है, वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, फर, चंदन, कैक्टस। बताइए क्या राइट आंसर है? कैक्टस, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैक्टस। जो कैक्टस है वो मतलब जो मरुस्थलीय प्रदेशों में मतलब नेचुरल रूप से पाई जाती है। कैक्टस जानते हैं, इसमें कांटे लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 132। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि। ठीक है, जैसे कि देखिए पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का चंद्रमा है। ठीक है, और टाइटन का क्या है, शनि है। सॉरी, शनि का क्या है, टाइटन जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, शनि क्या है, ग्रह है। टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 9 नहीं है। ठीक है, जो वो एक जो 9वां ग्रह है उसको बौना ग्रह मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू? जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेट्रोफा। जो जेट्रोफा है वो बायोडीजल की फसल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1999, यहाँ पे 19 होगा, 1992 और 1996। 134 राइट आंसर। जी, यहाँ पे 1996 में क्या हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, मतलब भूमंडल में जो हमारा भूमंडलीय क्षेत्र है, ऊपर वायुमंडल, भूमंडलीय जो क्षेत्र है बादलों वाला, उसमें तापन मतलब
गर्म होने के क्या कारण हैं? ऑप्शंस आपके हैं हिमनदों में वृद्धि, हिमनद जानते हैं वही मतलब जो बर्फ ग्लेशियर वगैरह, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। वैसे वन में वृद्धि से तो ऐसा नहीं होता है और हिमनद में वृद्धि से भी ऐसा नहीं होता है। तो अब आपके दो ऑप्शन बचे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या कमी। तो आई थिंक कमी वृद्धि से ही होता है, कमी से तो नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, मतलब जो भूमंडलीय तापन है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेस जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? यही कार्बन डाइऑक्साइड मेन है, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन है, ठीक है। इससे क्या रहता है, मतलब जो टेम्परेचर रहता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो ये गैसें हैं ना, इसके मतलब ये गैसें जो है सूर्य के ताप को सोख लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस सूर्य का जो टेम्परेचर आता है पृथ्वी पे, उसके ताप को जो है ना, उसके जो गर्मी को ये सोख लेती है, ओके। और फिर क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, जो भूमंडलीय टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है, ओके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि एक जगह पे कई सारी वैरायटी, ठीक है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शंस आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, और तीसरा है शीतोष्ण घात प्रदेश बायोम, चौथा है सवाना बायोम, ठीक है। सवाना बायोम, शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, बताइए। 136 राइट आंसर। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। सिंपल सी बात है, देखिए जहाँ पे उष्णकटिबंधीय आ जाए ना तो समझ लीजिए वहाँ पे गर्मी होती है। गर्मी होती है, अगर वहाँ पे पानी है, वैसे पानी तो हर जगह है आज के टाइम, लेकिन वहाँ पे गर्मी होती है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पानी का जो वाष्पीकरण होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे क्या रहेगा, वर्षा, यहाँ पे लिखा नहीं सदाबहार वर्षा वन, तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे उसी तरीके के वहाँ पे वन पाए जाएंगे, ठीक है। अगर जहाँ पे बारिश नहीं होती तो वहाँ पे उस तरीके के वन पाए जाएंगे, जैसे कि मतलब राजस्थान हो गया, जो डेजर्ट होते हैं, जो मतलब जो ये जगह होती हैं, ठीक है, ये क्या इनको डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तानों में क्या रहता है, वहाँ पे बारिश तो नहीं होती, तो इसीलिए वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो पाया जाता है। जैसे कैक्टस हो गया, तो कैक्टस में वहाँ बारिश नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे फिर भी पाया जाता है, क्योंकि वो नेचुरल पौधा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहता है, मतलब जो नेचुरल पौधा है वहाँ पे कैक्टस है, और यहाँ पे जब बारिश हो रही है तो नेचुरली क्या है, जो वहाँ पे वन पाया जाता है उनको हम सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सदाबहार के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, सदाबहार वर्षा वन बायो, मतलब सदाबहार वन भी बोलते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण जो है वो लावा द्वारा होता है? निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा जानते हैं क्या होता है? भूस्खलन, सॉरी, जो ज्वालामुखी निकलता है उसमें जो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। तो लावा क्या होता है, मतलब ज्वालामुखी से निकलता है उसको लावा बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है किस मृदा का निर्माण जो है वो लावा के माध्यम से होता है, लावा के द्वारा। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। 137 राइट आंसर। बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि वहाँ से वो निकलता है ना, ज्वालामुखी से लावा जो निकलता है काला काला होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत, कितनी परतें हैं? 4 तो ये आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। कितनी परतें हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने पढ़ते हैं और कौन कौन से हैं, लिख के बताइए, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इतना तो कर ही सकते हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इतना तो कर ही दीजिए, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा ना कि कौन सी परत है, अगर आप भूले हुए हैं तो बताइए, ठीक है। ऑप्शंस आपके हैं समताल नहीं है यहाँ पे, समताप मंडल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। बताइए इस राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल, ठीक है। जो समताप मंडल है, ठीक है, ये समताप मंडल जो है इसकी जो ऊंचाई 10 से 50 मीटर की रहती है, किलोमीटर के बीच में रहती है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। तो ये समताप मंडल जो है ये क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में रहता है। तो क्षोभ मंडल जो है हमारी सबसे पहली परत होती है, नीचे से अगर हम ऊपर जाएँ तो क्षोभ मंडल जो सबसे पहली परत रहेगी, और क्या नाम, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में आता है समताप मंडल, जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। तो समताप मंडल में क्या रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ना ज़्यादा कम रहता है, ना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे समताप मंडल में क्या रहता है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर मतलब आने से रोकती है। यहीं पे एक तरीके से कह सकते हैं कि ओजोन परत पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है?
गंगा एक्शन प्लान क्यों लाया गया था? सिंपल सी बात है। ऑप्शन है आपके जल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जल का वेग बढ़ाने के लिए, जल के तापमान को बढ़ाने के लिए, या फिर सॉरी जल के तापमान को कम करने के लिए, या फिर जल की प्रचुरता मतलब जल की मात्रा बढ़ाने के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा और जो डेड बॉडीज़ का जो अस्थि विसर्जन होता है सब इसी में होता जाता है, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है ये गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। 1986 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? मतलब जो कीटाणु होते हैं उनके जो जैविक मतलब कीटनाशक जो पदार्थ निकलता है उनका मतलब क्या है? उत्पादक है। ठीक है, नीम, देवदार, चीड़, ओक। बताइए राइट आंसर क्या है इसका? 140 राइट आंसर नीम। नीम पे क्या रहता है? नीम जो है जैविक कीटनाशक जो है मतलब उत्पादक करता है। ठीक है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो ये रहता है कि आपका मतलब ये रहता है कि कीड़े मतलब आपके जो पेड़ पौधे हैं उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। भू पारिस्थितिकी तंत्र में, क्वेश्चन रिपीटेड है ये, मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। बताइए, बता चुके हैं ना आप लोगों को? बताइए ना इसका राइट आंसर क्या है? हाँ ठीक है, सूर्य। क्या है इसका? सूर्य। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या है? ठीक है, अगर परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है, क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज है, या मूल संकल्पना है? 142 राइट आंसर सिद्धांत है। ठीक है, अगर हम कोई परिकल्पना करते हैं, जैसे कि मान लीजिए परिकल्पना करते हैं कि हम हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है परिकल्पना को बार बार अगर परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो आप अगर आपकी परिकल्पना है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, और आप ना सच में हवा में उड़ने लगे, तो आपने तो एक थ्योरी दी थी कि हवा में आप जहाज़ में बैठिए और आप उड़ते चले जाएंगे, तो आप हवा में उड़ रहे हैं, आपने ये कहा, आपने परिकल्पना की हम हवा में उड़ रहे होंगे। वो उड़ना नहीं कि हाथ पैर खोल के उड़ रहे हैं, वो भी उड़ते हैं। अगर आप एयरप्लेन से कूदेंगे और पैराग्लाइडिंग मतलब कह सकते हैं करेंगे, अगर आप चाहें इतनी ऊंचे से कूद करके पैराग्लाइडिंग अगर आप करते हैं तो हाँ ठीक है, तो उसको भी उड़ना कह सकते हैं। लेकिन उड़ने का सेंस दो तीन में है ना, तो आप एरोप्लेन से थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कीजिए, वो सेफ साइड है वो। तो उड़ने का अगर आपने परिकल्पना की, अगर आप उड़ रहे हैं और अगर आपने उसका परीक्षण किया है बार बार, अगर फिर आप वो सही आ रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? सिद्धांत कह देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो सिद्धांत हो जाएगा। 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धांत। ठीक है, कि इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आप हवा में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि, मतलब सबसे अच्छी शिक्षण विधि क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन ये है। ऑप्शन हैं आपके विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, और व्याख्या एवं श्रुतलेख। बताइए इसका राइट आंसर। श्रुतलेख का थोड़ा सा मीन आप लोग अगर सर्च करके कमेंट करके बता दें, थोड़ा सा कुछ मतलब हेल्प हो जाएगा, क्योंकि श्रुतलेख का मुझे कुछ मीन समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जो मुझे नहीं आ रहा है वो मैं एडमिट करूँगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि इसका मतलब गलत नहीं बता सकता मैं, सॉरी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका मतलब जिन लोगों का ट्रस्ट है मुझ पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। श्रुतलेख क्या, मुझे कहीं मिला नहीं कि श्रुतलेख का मतलब क्या होता है। ठीक है, बताइए शिक्षण विधि जो सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि है क्या है? 143 राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्या एवं श्रुतलेख। ठीक है, व्याख्या करिए, और श्रुतलेख का मतलब ये होता है कि मतलब सुंदर लेख, आई थिंक यही है, मतलब सुंदर लेख नहीं है यहाँ पे मतलब होगा, व्याख्या कीजिए। और श्रुतलेख का मतलब होता है मतलब सुनना। ठीक है, जो आपने लिखा है उसको सुनना। ठीक है, तो श्रुतलेख शायद वही रहता है, मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं, आप लोग देख लीजिएगा श्रुतलेख क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापी जाता है? ध्वनि प्रदूषण जल के माध्यम से। सच में यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया जल। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? जल, न्यूटन, डेसिबल, नैनो का। यहाँ पे ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, फिर मिसप्रिंट हुआ लग रहा है। बताइए राइट आंसर क्या है इसका? जल, नैनो, न्यूटन और डेसिबल, नैनो इकाई। बताइए 144 राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक है, डेसिबल के माध्यम से हम क्या मापते हैं? ध्वनि प्रदूषण मापते हैं। ठीक है, न्यूटन के माध्यम से नहीं मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो डेसिबल होगा। ठीक है, 145 का जो राइट आंसर का डेसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी कहाँ है, पहले आपको ये जानना है। ये आपका बन गया
मैप भारत का, ठीक है। ज़्यादा अच्छा नहीं है बट हमको को काम चलाना है। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? यहाँ पे इधर है ना, ये सारा का सारा बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पे है, अरब सागर यहाँ पे है, ठीक है। हिंद महासागर, ये पूरा पूरा हिंद महासागर है, ओके, समझ रहे ना। यहाँ पे ये बांग्लादेश छोटा सा है, ठीक है। इधर ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर और मेघालय, सिक्किम, इधर ऊपर थोड़ा सा छोटा सा भूटान है। यहाँ पे ये नेपाल है, ठीक है, सॉरी नेपाल है नहीं, हिमालय है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है, ठीक। चलिए बताइए कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, सुवर्णरेखा, सिंधु। सिंधु तो आई थिंक इंडस को कहते हैं ना इंग्लिश में, तो सिंधु तो ऊपर है, ओके। ताप्ती, ताप्ती तो आई थिंक कुछ हमने सुना नहीं कि मतलब ताप्ती आती है यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, नर्मदा भी मैंने नहीं सुना कि नर्मदा आती है यहाँ पे गिरती है। सुवर्ण रेखा सुना है? हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्ण रेखा। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्ण रेखा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में सुवर्ण रेखा गिरती है, ठीक है। गंगा जी गिरती हैं और पद्मा जो मतलब गंगा जो वहाँ पे गंगा, वहाँ से ब्रह्मपुत्र में जो पद्मा और मेघना, इधर से जो गंगा होती है पद्मा हो जाती है, उधर से जो आती है वो मेघना हो जाती है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है। जो पद्मा मेघना का जो मिलन होता है क्या रहता है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ओके। कौन सी? सुवर्ण रेखा, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस स्थलाकृति का निर्माण जो हिमानी द्वारा हुआ है? हिमानी जानते हैं क्या है? हिमानी मतलब बर्फ का जो सिला होता है उसको हिमानी बोलते हैं। तो किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपोजी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, बताइए। 147 किस स्थलाकृति, स्थला मतलब स्थल की आकृति का जो निर्माण है वो हिमानी द्वारा हुआ है, बताइए। लेपोजी 47 राइट आंसर बताइए, ठीक है। यू आकार की जो घाटी है, जो यू आकार की घाटी है उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है? हिमानी के द्वारा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय में प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। मतलब एक बच्चा बिगड़ा हुआ है और उसने क्या किया, टाइम से कक्षा 5 का मतलब जो है मतलब स्टूडेंट है और पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक द्वारा जो दिया गया कार्य है उसने समय से प्रस्तुत नहीं किया, तो कैसे हम उसको टैकल करें, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो आपका जो राइट क्वेश्चन, राइट ऑप्शंस हैं आपके, प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, और उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना, बताइए। उसकी जो अनियमितताएं हैं उसको जानकारी आप माता पिता को दे देंगे और फिर उससे मतलब मन ही मन में वो आपको थोड़ा बहुत गलत कुछ बोलेगा। वैसे मेरा तो सजेशन यहाँ पे ये है कि माताओं को मत बताइए, माता पिता को, ठीक है। यहाँ पे आप करिए ऐसा कि आप उसकी अनियमितताओं को जानिए कि क्या कारण है और उसकी मतलब जो उसका सही मार्गदर्शन करें, ठीक है। उसको सही बताएंगे कि मतलब कैसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर जो है झीलों का शहर कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ये मत सोचिएगा कि अगर आप यूपी के हैं तो मध्य का नहीं आएगा, मध्य प्रदेश का नहीं आएगा, झारखंड का नहीं आएगा, यूपी का नहीं आएगा। और मध्य प्रदेश वाले और जो अदर स्टेट के ये ना सोचे कि हमारे यूपी का नहीं आएगा या किसी अदर स्टेट का नहीं आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं। 149 राइट आंसर बताइए। भोपाल, भोपाल में क्या है? झीलों का शहर कहते हैं। भोपाल में क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान के उदयपुर को भी हम झीलों का शहर के रूप में भी मानते हैं। जो राजस्थान का उदयपुर शहर है उसको भी हम झीलों का शहर जानते हैं, ठीक है, राजस्थान में है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, निधि जानते हैं मतलब धरोहर, ठीक है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। अब यहाँ पे तो आप लोग आंसर लगा ही सकते हैं। छात्रों का विश्वास जो सबसे क्या बहुमूल्य निधि है, क्योंकि बताए अब आप लोगों का विश्वास जो है मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। मजाक नहीं करूँ, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये कह सकते हो कि हाँ मतलब चीज़ें आपसे कहनी है। आप लोगों ने जो विश्वास किया है, सच बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मतलब थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। तो चलिए हमारे जो हैं 30 क्वेश्चन हो गए हैं और हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा सा एक वीडियो आएगा और ये है कि आप लोग प्रिपरेशन करना मत छोड़िएगा, क्वेश्चंस को देखते रहिए। अगर आपको देखना नहीं तो सुनते रहिए, ठीक है। अब मैं इतना अच्छा बोल ही रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, देखने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, देखने की मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगर आप चाहें तो उसको बस ईयरफोन लगा लें और वीडियो को चलता रहने दें और आप चुपचाप लेट करके
इसको सुन सकते हैं। ओके, चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।